नमस्कार। हम्म, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प देश पर बात करने वाले हैं, नाइजीरिया। पश्चिम अफ्रीका का ये देश अक्सर चर्चा में रहता है। जी हाँ, बिल्कुल। कभी अपनी ताकत के लिए तो कभी अपनी मुश्किलों के लिए। सही। हमारे पास जो जानकारी है वो नाइजीरिया का एक काफी विस्तृत अवलोकन देती है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसके जरिए नाइजीरिया की जो जटिल तस्वीर है उसे थोड़ा समझें। हाँ, मतलब इसकी जो तेल की दौलत है या फिर इसकी जो गजब की सांस्कृतिक विविधता है। और वो विशाल युवा आबादी जिसमें इतनी ऊर्जा है, लेकिन साथ ही वो चुनौतियां भी हैं, जैसे अंदरूनी संघर्ष, भ्रष्टाचार। ये सब उसकी तरक्की में कहीं ना कहीं रुकावट डालते हैं। बिल्कुल। चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की। ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि नाइजीरिया, जैसा हम जानते हैं, अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। और अर्थव्यवस्था भी सबसे बड़ी है। हाँ, अर्थव्यवस्था भी सबसे बड़ी है। लेकिन ये आंकड़े पूरी कहानी नहीं कहते हैं ना। मतलब सतह के नीचे बहुत कुछ है जो इसे एक अहम देश बनाता है। सही बात है, कई परतें हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके भूगोल और आबादी से। लोकेशन तो पश्चिम अफ्रीका है। जी। और पड़ोसी देश हैं नाइजर, चाड, कैमरून, बेनीन। राजधानी अबूजा है, पर लागोस लागोस सबसे बड़ा शहर है। जी। सुना है पूरे अफ्रीका के सबसे बड़े शहरों में से है। हाँ बिल्कुल, लागोस तो एक धड़कता हुआ महानगर है असल में। और नदियां, नाइजर और बेन्यू नदियां तो काफी महत्वपूर्ण है शायद। जी हाँ, जीवन रेखा जैसी हैं। इसके अलावा तटीय इलाका भी काफी लंबा है और दक्षिण में घने जंगल भी हैं। अच्छा, और आबादी की बात, ये आंकड़ा तो चौंकाता है, 22 करोड़ से ज्यादा लोग। हाँ, अफ्रीका में सबसे ज्यादा। लेकिन इससे भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात जिस पर यह अवलोकन जोर देता है वो है यहाँ की अभूतपूर्व युवा जनसंख्या। मतलब नौजवान बहुत हैं। जी बिल्कुल। देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा युवा है। ये एक तरह से दो धारी तलवार कह सकते हैं। हाँ, मतलब अपार संभावना भी है और अगर सही दिशा न मिले तो शायद एक बड़ी चुनौती भी। सही कहा। और इसी विशाल और युवा आबादी के साथ जुड़ी हैं नाइजीरिया की जो अविश्वसनीय सांस्कृतिक विविधता है। अच्छा। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। यहाँ 250 से ज्यादा अलग-अलग जातीय समूह एक साथ रहते हैं। 250? जी। हौसा, यूरुबा और इग्बो ये सबसे बड़े समूह हैं, लेकिन इनके अलावा भी सैकड़ों हैं। सबकी अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज, अपनी पहचान। तो ये विविधता एक तरह से नाइजीरिया की आत्मा हुई। लेकिन क्या इससे तनाव भी होता है? हाँ, कई बार यही सामाजिक तनाव का कारण भी बन जाती है। धर्म के लिहाज से भी देखें तो देश बंटा सा लगता है। कैसे? मतलब उत्तर में ज्यादातर मुस्लिम आबादी है और दक्षिण में ईसाई, और सामग्री में भी ये इशारा है कि ये विभाजन कभी-कभी तनाव पैदा करता है। अच्छा, और भाषा? अंग्रेजी तो शायद ऑफिशियल लैंग्वेज है। हाँ, अंग्रेजी सरकारी कामकाज की भाषा है, पर असल जिंदगी में तो हौसा, यूरुबा, इग्बो जैसी कई स्थानीय भाषाएं और अनगिनत बोलियां चलती हैं। और यहीं एक और दिलचस्प चीज है, नाइजीरिया का जबरदस्त सांस्कृतिक निर्यात। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। अफ्रोबीट संगीत। बिल्कुल। आज दुनिया भर में अफ्रोबीट्स का जो क्रेज है, उसका एक बड़ा सेंटर नाइजीरिया है। और फिर है नॉलीवुड। नॉलीवुड, नाइजीरियाई फिल्म इंडस्ट्री। जी। फिल्मों की संख्या के मामले में तो ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है। इनकी फिल्में पूरे अफ्रीका और दुनिया भर में देखी जाती हैं। कमाल है। और कला के क्षेत्र में भी नाइजीरियाई कलाकारों की काफी धूम है। तो ये सब मिलकर नाइजीरिया की एक ऐसी सॉफ्ट पावर बनाते हैं जिसका असर शायद इसके तेल जितना ही गहरा है। वाकई ये सांस्कृतिक ताकत तो गजब की है। नॉलीवुड और अफ्रोबीट्स ने तो अपनी एक अलग ही जगह बना ली है दुनिया में। हाँ। लेकिन इस चमक के पीछे अगर हम इतिहास और राजनीतिक सफर देखें तो वो काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है ना? जी बिल्कुल। हमें पता चलता है कि 1960 में ब्रिटिश राज से आजादी तो मिल गई, लेकिन उसके बाद काफी लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता रही। कई बार फौजी हुकूमतें आईं और गईं। हाँ, वो दौर काफी मुश्किल था। आज की स्थिति क्या है? एक संघीय गणराज्य है, कहने को तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हाल में कुछ चुनावी सुधारों की कोशिशें भी हुई हैं, ऐसा सुनने में आया है। हाँ, कोशिशें तो हुई हैं। पर जमीनी हकीकत शायद ये है कि अस्थिरता अभी भी बनी हुई है। देश कई गंभीर मुश्किलों से एक साथ जूझ रहा है। हाँ, और अगर हम इन मुश्किलों को बड़ी तस्वीर में रख के देखें तो इनका असर बहुत गहरा है। देखिए, सबसे बड़ी चिंता तो सुरक्षा को लेकर है। बोको हराम। जी। खासकर उत्तर पूर्वी इलाके में जहां बोको हराम सक्रिय है। इस संगठन ने तो हजारों जानें ली हैं, लाखों लोगों को बेघर किया है। ये देश के लिए एक नासूर जैसा बन गया है। बहुत दुखद है ये तो। इसके साथ ही भ्रष्टाचार।
ये समस्या बहुत बहुत व्यापक और गहरी है। शासन के हर स्तर पर फैली हुई है और देश के संसाधनों को आप कह सकते हैं दीमक की तरह चाट रही है। और फिर जातीय और धार्मिक समूहों के बीच जो संघर्ष होते हैं वो भी रुक रुक कर हिंसा का रूप ले लेते हैं। तो अवलोकन यही बताता है कि हाल के सुधारों के बावजूद ये बुनियादी समस्याएं, असुरक्षा, भ्रष्टाचार और सामाजिक विभाजन, ये नाइजीरिया की तरक्की और स्थिरता के रास्ते में बड़े रोड़े हैं। ये चुनौतियां तो वाकई बहुत गंभीर लगती हैं, खासकर भ्रष्टाचार और बोको हराम का जिक्र बार बार आ रहा है। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था पर आते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा, नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जी, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसकी बुनियाद क्या है, मतलब किस चीज पर आधारित है ये अर्थव्यवस्था? देखिए, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्तंभ तो वो तेल और गैस ही है। देश के ज्यादातर कमाई इसी से होती है। नाइजीरिया दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में है। अच्छा। ज्यादा निर्भरता, हाँ। मतलब जब कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरती हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता है, वो हिल जाती है। तो क्या तेल के अलावा और कुछ नहीं है, मतलब दूसरे सेक्टर? नहीं, ऐसा नहीं है। कृषि अब भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश की एक बड़ी आबादी खेती में लगी हुई है। हाल के सालों में टेलीकॉम सेक्टर ने भी काफी तरक्की की है। हाँ, वो तो है। और जैसा हमने पहले बात की, नॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री भी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रही है। सही। लेकिन समस्या ये है कि तेल से होने वाली कमाई का दबदबा इतना ज्यादा है कि बाकी सेक्टर उतने मजबूत नहीं हो पाए हैं, या कहिए कि उतने विकसित नहीं हो पाए जितना होना चाहिए था। और यही वो विरोधाभास सामने आता है जिसकी बात हम कर रहे थे, है ना? बिल्कुल। एक तरफ अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तेल का खजाना, और दूसरी तरफ है व्यापक बेरोजगारी और भयानक आर्थिक असमानता। ये कड़वी सच्चाई है कि तेल की इस दौलत का फायदा नाइजीरिया के आम लोगों तक, खासकर नौजवानों तक, उस तरह नहीं पहुंचता जैसा पहुंचना चाहिए। संसाधनों का बंटवारा बहुत असमान है और यही आर्थिक असमानता और अवसरों की कमी जो है वो सामाजिक असंतोष को हवा देती है। और उससे फिर अस्थिरता और अपराध बढ़ते होंगे। बिल्कुल। इसीलिए अर्थव्यवस्था में विविधता लाना और विकास को ज्यादा समावेशी बनाना, ये नाइजीरिया के लिए सिर्फ आर्थिक जरूरत नहीं बल्कि सामाजिक स्थिरता के लिए भी बहुत जरूरी है। समझ गई। अच्छा, इसी आर्थिक और सामाजिक माहौल को देखते हुए क्या पर्यटन जैसी कोई संभावना है वहाँ? क्या लोग नाइजीरिया घूमने जाते हैं? इस अवलोकन में कुछ है इस बारे में? हाँ, संभावनाओं का जिक्र तो है। जैसे? प्राकृतिक सुंदरता है, जैसे अबूजा के पास जूमा रॉक नाम की एक बहुत विशाल चट्टान है, या फिर यांक्रे नेशनल पार्क है जहां जंगली जानवर देखे जा सकते हैं। अच्छा। सांस्कृतिक रूप से भी देश बहुत समृद्ध है। ओसुन ओसोग्बो का पवित्र जंगल है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। योरूबा संस्कृति का एक अहम केंद्र है वो। हाँ, ये तो सुना है। और त्योहार वगैरह? हाँ, रंगारंग त्योहार और संगीत कार्यक्रम भी होते हैं। तो फिर पर्यटक क्यों नहीं आते ज्यादा, या आते हैं? हाँ, यही वो बात आ जाती है जो हमने सुरक्षा के बारे में कही थी। अच्छा, सुरक्षा वाली बात। जी। हाँ। देश के कई हिस्सों में सुरक्षा की स्थिति इतनी चिंताजनक है कि वो पर्यटन के विकास में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। जब लोगों को अपनी सुरक्षा का ही भरोसा ना हो तो वो घूमने क्यों आएंगे? सही बात है। इस वजह से पर्यटन से जो कमाई हो सकती थी वो संभावना पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रही है। ये फिर वही कहानी है, क्षमता तो है पर चुनौतियां उस पर हावी हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो नाइजीरिया की तस्वीर क्या उभरती है, एक लाइन में कहना हो तो? एक लाइन में कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, तस्वीर उभरती है एक ऐसे देश की जो विरोधाभासों से भरा पड़ा है। विरोधाभास कैसे? एक तरफ अपार क्षमता है, प्राकृतिक संसाधन हैं, खासकर तेल, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादियों में से एक है। एक ऐसी संस्कृति है जैसे एफ्रोबीट्स, नॉलीवुड, जिसका लोहा दुनिया मानती है। ये सब मिलकर इसे एक संभावित महाशक्ति बनाते हैं। ये तो हुई पॉजिटिव साइड। जी, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू उतना ही कह सकते हैं स्याह है। गंभीर सुरक्षा संकट हैं, बोको हराम जैसी समस्या, जड़ों तक फैला हुआ भ्रष्टाचार है। हाँ। समाज में गहरे जाति और धार्मिक विभाजन है, और एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो तेल पर खतरनाक हद तक निर्भर है और जहां भारी असमानता है। यही नाइजीरिया की हकीकत है, विशाल संभावनाओं और उतनी ही विशाल चुनौतियों का एक बहुत ही जटिल मिश्रण। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि नाइजीरिया को समझना इतना जरूरी क्यों है? मतलब हमारे लिए इसका क्या मतलब है? होता है अच्छा या बुरा,
उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। बिल्कुल। आर्थिक रूप से ये एक बड़ी ताकत है। हाँ और ये देश एक तरह से पूरे अफ्रीका की कहानी का प्रतीक भी है, जी। जिसमें उम्मीदें भी हैं और खतरे भी। नाइजीरिया सफल होता है या विफल, इसका असर अफ्रीका के भविष्य पर पड़ेगा। बिल्कुल। और यहीं से जुड़ता है हमारा आज का अंतिम विचारणीय प्रश्न। इस अवलोकन में नाइजीरिया को अफ्रीका का भविष्य बनने की क्षमता रखने वाला बताया गया है। जी। सवाल ये है कि इसकी जो विशाल युवा आबादी है, उसकी ऊर्जा और इसका जो इतना गहरा सांस्कृतिक प्रभाव है, उसको देखते हुए क्या नाइजीरिया अपनी अंदरूनी मुश्किलों जैसे भ्रष्टाचार, विभाजन, इनसे पार पा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर हाँ, तो वो कौन से निर्णायक कदम होंगे जो इस देश की उस सोई हुई क्षमता को जगा सकें जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं? क्या जो मौजूदा सुधार की कोशिशें हो रही हैं वो काफी हैं या कुछ और बुनियादी बदलावों की जरूरत है? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि आखिर वो रास्ता कौन सा होगा। बिल्कुल, ये वो सवाल है जिस पर सोचना शायद नाइजीरिया के भविष्य को समझने के लिए बहुत जरूरी है।